अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज है 1 दिसंबर 2025 जो है। आज की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, ये स्टूडेंट वीज़ास के हवाले से जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट वीज़ा और चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा, बहुत से जो है बच्चे जो है वो यूके में आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, या बास का जो है चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा जो है उस पर भी बहुत से लोग जो है आते हैं। उस हवाले से जो लेटेस्ट होम ऑफिस की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है उसमें एक वर्ड जो है वो यूज किया गया है जेन्युइन स्टूडेंट का। अब इसमें हमने अंडरस्टैंड ये करना है कि अब जब आप 1 दिसंबर 2025 के बाद जो है जब अपना स्टूडेंट वीजा या चाइल्ड स्टूडेंट वीजा जब आप अप्लाई करेंगे तो बहुत से फैक्टर्स जो हैं अब इसमें इन्वॉल्व होंगे जो कि नॉर्मल से हटके हैं। जब पहले कोई शख्स स्टूडेंट वीजा अप्लाई करता था तो उसमें मोस्ट कंसर्न या मोस्ट चीजें जो देखी जाती थी वो आपका कैश लेटर देखा जाता था, या आपकी 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट देखी जाती थी, और ये देखा जाता था कि ये फला यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने जिसने भी है आपको ये लेटर इशू किया हुआ है, कैश इशू किया हुआ है, तो नॉर्मली वीज़ा इशू हो जाता था। अब 1 दिसंबर के बाद जो अब वीज़ा ऑफिसर है वो ये पॉइंट देखेगा कि क्या ये जिन्होंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है आर दे जेन्युइन स्टूडेंट और नॉट। द रीज़न इज़ कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं पिछले कुछ टाइम से कपल ऑफ ईयर से जो आए, उन्होंने आके अपनी स्टडी को जो है वो कंप्लीट नहीं किया और असाइलम क्लेम कर दिया। किसी ने मैरिज की तरफ चले गए। बहुत से लोग जो हैं वो मिडल ईस्ट वाले पासे एक वर्ड यूज करते हैं खली वली होना। बहुत से लोग जो हैं वो खली वली हो गए। वो अब जो है इसको बड़ा वो डीपली देखा करेंगे कि क्या दिस स्टूडेंट इज अ जेन्युइन स्टूडेंट और नॉट जो है नॉट। ठीक है, अब इसमें इसको क्रिटिकल असेसमेंट के हवाले से ये कहा गया है कि अब इस तरह की जो एप्लीकेशन है उसको क्रिटिकल अंदाज में जो है वो देखी जाएगी। अब क्रिटिकल को आप समझते हैं, जैसे कहा नहीं जाता कि पेशेंट की हालत जी है ना बड़ी क्रिटिकल है, वो क्रिटिकल पोजीशन दे विच है। अब उसी तरह से जो है इस एप्लीकेशन को वो अब देखें। वैल्यूएशन जो है उसकी की जाएगी जेन्युइनली इंटेंडिंग टू स्टडी। क्या ये स्टूडेंट जो है जो आने लगा है ये इंटेंशन भी इसकी है स्टडी कंप्लीट करने की या नहीं। अब मजीद इसमें जो चीजें आ रही हैं, नंबर एक तो ये आ गया कि डिमॉन्स्ट्रेट जो है उसको करवाना पड़ेगा कि मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूं, मैंने जेन्युइन तरीके से एडमिशन लिया है, ये मेरी क्वालिफिकेशन थी और ये एक रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है। ये नहीं कि एक शख्स जो है वो वहां पे कह रहे जी कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं और जब एडमिशन वो कह रहे जी मैंने जिथे भी मिल जाए एडमिशन, मैं तो यूके ही जाना ना। अब एडमिशन वो ले रहा है किसी और कोर्स में उसने एडमिशन लिया हुआ है। इसको भी अब वो टैली करेंगे कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं है। अब उसके बाद जो आ गया जो चीज़ें इन्होंने मजीद सेम इसी तरह जो है ये चाइल्ड स्टूडेंट के हवाले से भी अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफाई एज अ स्टूडेंट और चाइल्ड स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो 16 और 17 ईयर्स ओल्ड जो है द होम ऑफिस केस वर्कर मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है दैट द एप्लीकेंट इज अ जेन्युइन स्टूडेंट। ये जो बैलेंस होता है उसको दोनों कंडीशंस में उसने देखना है केस वर्कर ने कि जो आप बात जो कह रहे हैं, जो आपने हमारे सामने एक फाइल रखी है, ये टैली भी कर रही है उन चीज़ों के साथ जो आप कह रहे हैं, या आपका मकसद जो है वो कोई और है। अब उसमें जो मजीद चीज़ें देखी जाएंगी, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो बाज़ यूके से चले जाते हैं या किसी और कंट्री से जो है वो चले गए, वापस चले गए, रिमूव होके गए, वॉलंटरी तौर पे वापस गए, या किसी और रीज़न से जो था कुछ टाइम गुजार के वापस गए। एक नंबर एक, अपनी एप्लीकेशन में गलत बयानी आपने नहीं करनी, फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी, मिसलीड नहीं करना होम ऑफिस को, किसी भी तरह की जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स या बाकी चीज़ें जो है वो नहीं देनी। अदरवाइज जो है वो आपके ऊपर 10 ईयर्स का जो है वो बैन करेंगे और वो बैन जो है उसकी रिमूवल आसान नहीं है। क्रेडिबिलिटी जो है उसको चेक किया जाएगा। क्रेडिबिलिटी में जो है वो कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इमिग्रेशन हिस्ट्री जो है वो एप्लीकेंट की देखी जाएगी कि इस एप्लीकेंट का जो है वो हिस्ट्री जो है इसकी क्या है। द इमिग्रेशन हिस्ट्री ऑफ द एप्लीकेंट एंड एनी डिपेंडेंट, या उनके जो डिपेंडेंट थे या ये शख्स जो है वो खुद किसी का डिपेंडेंट था अगर किसी और वीज़ा पे, या एज अ स्टूडेंट या और किसी भी ज़माने में किसी और वीज़ा पे आया और उसके बाद कंट्री लीव कर गया, और उसके बाद उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री होगी वो मैटर करेगी इन द यूके एंड अदर कंट्रीज जो है।
दूसरे कंट्रीज़ का भी जो है वो उस पर इम्पैक्ट होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं जो है यूके में अगर ओवरस्टे या इलीगल होकर जाता हूं तो क्या मैं किसी और कंट्री का अगर वीज़ा अप्लाई करता हूं तो क्या वो भी हिस्ट्री को देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। 1 दिसंबर 2025 के बाद जो एप्लीकेंट्स एजुकेशन हिस्ट्री जो है वो मैटर करेगी। आपका जो कि आप का अगर पहले से कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आप पहले स्टूडेंट आए, आपने स्टडी कंप्लीट नहीं की, आप कोई और एप्लीकेशन डाली लेकिन स्टिल जो है था आप अगर वापस चले गए तो आप ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको अप्लाई दोबारा भी कर सकते हैं अगर आप लीगल तरीके से आउट हुए थे। लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप जो है किसी तरह का कानून को ब्रीच नहीं कर रहे और आप अब दोबारा वीज़ा लेने के बाद वो काम नहीं करेंगे जो आपने पहले किया। और उसके बाद जो है पोस्ट स्टडी प्लान जो है अब आपको वो भी देना पड़ेगा कि अब आप स्टडी ख़त्म होने के बाद जो है वो अब आप क्या करेंगे आगे। कि क्योंकि अभी हुआ क्या कि बहुत से स्टूडेंट जो थे जब उन्होंने स्टडी अपनी कंप्लीट की तो आफ्टर द कंप्लीशन जो है बहुत से लोग जो है PSW के बाद भी वीज़ा, कई लोगों को स्किल्ड वर्कर वीज़ा नहीं मिला, उन्होंने असाइलम क्लेम कर दिए, जिसकी वजह से जो है ये सारा मैसअप जो हुआ है वो अब आपका जो आफ्टर कंप्लीशन योर स्टडी जो है पोस्ट स्टडी जिसको कहें वो आपका फ्यूचर प्लान जो है वो भी पूछेंगे कि अब आप आगे क्या करना चाहेंगे या आपका फ्यूचर का क्या प्लान है। पर्सनल एंड फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस ऑफ एप्लीकेंट जो है और एनी डिपेंडेंट्स, जैसे स्टूडेंट पे तो ज़ाहिर है डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है, लेकिन ये रिसर्च के ऊपर या PhD के ऊपर जो है अभी स्टिल जो है स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट्स जो है वो ला सकते हैं। सो उसमें आपकी पर्सनल कंडीशन स्पेशली विद द फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो मैटर की होगी। अब जो है ये नहीं कि एक जो लेडी आ रही है वो कह रही है जी कि मैं MBA करने जा रही हूँ और नाल उन्हें एक बंदा जो जड़ा लेके आ रही है चिट्टा अनपढ़ है। सो वहाँ पे वो डाउट करेंगे अब कि जी ये क्या ऐसी रीजंस हैं कि जो साथ में डिपेंडेंट है उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या ये जेन्युइन मैरिज भी है या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के ऊपर लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस तरह के इंसिडेंट्स जो है ये हो चुके हैं। फिर उसके बाद आ गया आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कोर्स प्रोवाइडर जो है वो कौन है, और उसके बाद जो है आपका जो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनका रोल क्या है, और ये बहुत सी चीज़ें जो है बच्चे हैं कितने बच्चे हैं और बच्चों का आगे फ्यूचर क्या है। आप जब स्टडी मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद क्या है, ऐसा तो नहीं कि 7 ईयर्स चाइल्ड रूट के ऊपर रोक लेंगे कि जी 7 साल बाद बच्चे नहीं बेचते उठते थे सानू लबना ही लबना है कुछ। ये बहुत सी चीज़ें जो पहले होती आई हैं अब ये सारी की सारी जो है वो हर वो चीज़ जिसका मिसयूज़ किया गया है, अब्यूज़ किया गया है, अब उनको वो डीपली देखेंगे कि अब इनको कैसी चीज़ों को आगे लेके कैसे चला जाए। जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है ऑब्वियसली ये जो 8 जनवरी से जो है वो अब डिपेंडेंट के लिए जो है वो भी कंपलसरी हो गई है। मिनिमम जो है A1 है और उसके बाद A2 और उसमें हर वीज़ा के मुताबिक जो है उन्होंने उसकी जो इंग्लिश लेवल है उसको एनहांस कर दिया है। सो स्टूडेंट वीज़ा क्रेडिबिलिटी जो है इंटरव्यू प्रोसेस वो भी वो कह रहे हैं जी कि हम जो है अब इंटरव्यू जो है वो भी कॉल कर सकेंगे, और इंटरव्यू ना सिर्फ स्टूडेंट का, डिपेंडेंट का जो है वो भी इंटरव्यू जो है वो भी उनका लीगल राइट है कि वो भी वो कर सकेंगे कि जी कि आप स्टूडेंट आ रहे हैं, आपका जो साथ में मियाँ साहब भी आ रहे हैं, आपकी पत्नी आ रही हैं, हम उनका भी जो है वो इंटरव्यू करेंगे कि देखने के लिए, यही जो एयरपोर्ट के ऊपर आके जब वो करते थे इंटरव्यू देखने के लिए कि जेन्युइन है कि नहीं, इसको वो अब वीज़ा इशू करने से जो है वो पहले ही देखेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के ये तमाम लीगल राइट्स हैं कि वो आपका सारी चीज़ों को जज करें। टेलीफोन इंटरव्यू जो है वो किया जा सकता है या वीडियो कॉल या जैसे भी है वो ऑब्वियसली वो अरेंजमेंट जो है वो इसकी वो करेंगे। और उसके बाद जो है फेलियर टू अटेंड अ जेन्युइन स्टूडेंट इंटरव्यू जो है, अगर कोई किसी को इंटरव्यू कॉल किया जाता है और वो डर जाता है कि हूँ तो मैं इंटरव्यू नहीं देना इससे फड़े जावांगे। सो जैसे जो कही था ना कि सब फड़े जाएंगे, सो इस वक्त सब फड़े थे जा रहे हैं, तो सब जो फड़े गए वो फड़े गए, अब जो बच गए हैं वो भी फड़े जाएंगे क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं। सो जैसे ये स्पाउस वीज़ा के ऊपर बहुत से लोग आए हुए हैं और उनमें भी जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस वाले बहुत से लोग आए हैं, उसके ऊपर खैर आज का टॉपिक मेरा स्टूडेंट वाला है, लेकिन मैं कल जो है ये स्पाउस वीज़ा के ऊपर जो है वो मैं कल डिटेल में वीडियो करूंगा। और इसमें भी उन्होंने ये कहा है कि इंटरव्यू विल बी रीअरेंज, हम इंटरव्यू को अगर किसी वजह से नहीं होता हम उसको रीअरेंज आप कर सकते हैं, अगर रीजनेबली सेटिस्फाई नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो है वो हम उसको ना सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ल, उसके ऊपर टेक्निकली तौर पे शैम मैरिज वाला जो लॉ है, जो फ्रॉड की शादी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो टैकल करेंगे।
सो एडमिन रिव्यू का राइट के हवाले से ऑब्वियसली अगर वो जैसे रिफ्यूज़ल आती है तो जो वो पॉलिसी जो है एडमिन रिव्यू, अगर किसी का एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल आती है तो आप एडमिन रिव्यू के जो राइट्स हैं वो ऑब्वियसली हैं। और आई डू होप आज का जो ये वीडियो व्लॉग है स्टूडेंट्स के हवाले से जो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसको डीपली देखेंगे, वीडियो को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। एजेंट्स के थ्रू जो है वहाँ पे अपनी स्टूडेंट एप्लीकेशनें मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। यूके बेस्ड वकीलों से आप एप्लीकेशन करवाएं। द रीज़न इज़ कि एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल जो है एक तो ऑब्वियसली आपके लिए स्ट्रेसफुल काम होता है। सेकंड जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जब एजेंट्स आपकी गलत एप्लीकेशन फिल करते हैं, जब एजेंट आपकी गलत इंफॉर्मेशन आगे तक देते हैं किसी ना किसी एप्लीकेशन, क्योंकि ये बड़ा लंबा फॉर्म होता है, उसमें कहीं पे यस नो लिख दिया, नो को यस कर दिया तो फेस आपको करना पड़ता है, भुगतते आप हैं और 10 साल का बैन जो है वो आपके ऊपर लगता है, एजेंट के ऊपर नहीं। सो इसलिए ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस बिफोर डूइंग any kind of legal application। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।